मूवी की शुरुआत होती है जेनी से, जिसे उसका बॉयफ्रेंड किसी जगह पर घुमाने लेकर जा रहा है और उस जगह का नाम है ईडन लेक। स्टीव जेनी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो उसके साथ शादी भी करना चाहता है। रात तक वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लेक मौजूद है और रात बिताने के लिए वो दोनों एक मोटेल के अंदर रुकते हैं। सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं और ईडन लेक पहुँच जाते हैं और वो लेक मेन रोड से काफ़ी ज़्यादा अंदर जंगल के अंदर थी। काफ़ी देर तक जंगल में ड्राइव करने के बाद वो दोनों उस लेक तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम था एडम। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों शांति से अपना दिन उस लेक के किनारे बिता रहे थे और तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि एडम को वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों भी ये सब कुछ देख रहे थे लेकिन उन बच्चों को ये कुछ नहीं कहता है। जेनी आँख बंद कर सो रही थी लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो कि उस पर भौंकने लगता है और वो डर के मारे घबरा जाती है। वो कुत्ता भी उन्हीं बच्चों का था और वो आवाज़ मारकर उस कुत्ते को अपनी तरफ बुला लेते हैं। लेकिन जैसे स्टीव फिर से पानी में जाता है वो कुत्ता फिर से आकर जेनी पर भौंकने लगता है। अब ये चीज़ स्टीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उन लड़कों से बात करने जाता है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और स्टीव उन्हें बिना कुछ कहे वापस चुपचाप आ जाता है। और इन 6 बच्चों के नाम थे ब्रैट, मार्क, कूपर, रिकी, हैरी और उनके साथ एक लड़की जिसका नाम है पेज। इन सब में से किसी की भी उम्र 14 साल से ज़्यादा नहीं थी लेकिन सारे के सारे बिगड़े हुए थे और उन सब का हेड था ब्रैड। जब स्टीव सो रहा था तो वो सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा गंदी नज़रों से जेनी को देख रहे थे लेकिन जेनी स्टीव को ये सब कुछ नहीं बताती और उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर बाद वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जाते जाते भी उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए जाते हैं। शाम को स्टीव टेंट लगाता है और जेनी झाड़ियों में से लकड़ी इकट्ठा करने लगती है। अब उसे दूसरी तरफ की झाड़ी में से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो चेक करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो दोनों वहाँ पर पूरी रात बिल्कुल शांति से बिताते हैं लेकिन जेनी को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें वहाँ पर देख रहा है। अगली सुबह वो देखती कि उनका खाना बिल्कुल खराब हो चुका है, इसीलिए वो टाउन में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने लगते हैं। ये दोनों अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं लेकिन जैसे स्टीव कार स्टार्ट करता है तो उसका टायर पंचर हो जाता है क्योंकि किसी ने कार के टायर के नीचे कांच की बोतल रख रखी थी और ये उन्हीं बच्चों का काम था। स्टीव अब शांति से टायर चेंज करता है और ये दोनों उस टाउन के अंदर पहुँच जाते हैं। टाउन के अंदर इन्हें वही बच्चे दिखाई देते हैं और स्टीव उनका पीछा करने लगता है लेकिन वो बच्चे बचकर निकल जाते हैं। अब ये दोनों बैठकर एक कॉफ़ी शॉप पर ब्रेकफास्ट करते हैं। स्टीव उस जगह की मालकिन से उन बच्चों के बारे में पूछताछ करने लगता है लेकिन वो उल्टा इसी पर गुस्सा करने लगती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में स्टीव को एक घर के बाहर उन्हीं बच्चों की साइकिल दिखती है और स्टीव उस घर के अंदर चला जाता है। स्टीव को उस घर के अंदर कोई नहीं मिलता, तभी उस घर का मालिक वहाँ पर आ जाता है। स्टीव छुपते हुए ऊपर वाले रूम के अंदर चला जाता है और वो रूम ब्रैड का ही था। वो ब्रैड के ही रूम के अंदर छुप जाता है। ब्रैड का डैड उसे ढूंढता हुआ ऊपर वाले रूम के अंदर आ जाता है। स्टीव के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खिड़की के सहारे बाहर कूद जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से फटाफट रवाना हो जाता है। वो जेनी को कहता है कि फटाफट कार भगाए और वो दोनों फिर से उसी लेक के किनारे पहुंच जाते हैं। ये दोनों उस जगह पर बैठकर फिर से एंजॉय करने लगते हैं लेकिन कुछ देर बाद जेनी को अपना बैग नहीं मिलता जिसके अंदर फोन, पर्स और कार की चाबी भी थी। स्टीव अब परेशान होते हुए अपनी कार के पास जाता है लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी कार भी गायब है। वो दोनों उस जगह से पैदल ही निकलने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तभी इन्हीं की कार से कोई इन्हें ही मारने की कोशिश करता है। ये दोनों किसी तरह से बच जाते हैं और देखते कि उस कार के अंदर वही शैतान बच्चे बैठे हुए हैं और ब्रैड उनकी कार को चला रहा था और वो कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं और पैदल चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। स्टीव को उन दोनों बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों उसकी तरफ जाते हैं और इन दोनों को वहाँ पर वो बच्चे मिल जाते हैं। स्टीव उन बच्चों से अपनी कार वापस मांगता है। ब्रैड कहता है कि उन्होंने किसी कार को नहीं देखा। स्टीव अब दोबारा से उससे सामान मांगने लगता है लेकिन ब्रैड उसे फिर से मना कर देता है। जेनी स्टीव को फिर से चलने के लिए कहती है लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता। अब ब्रैड की जेब के अंदर से स्टीव का फोन बजने लगता है। अब वो अपना फोन लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ब्रैड उसे पकड़ लेता है। रिकी चाकू निकाल लेता है ताकि वो ब्रैड को मार सके। इस सब के बाद वो स्टीव पर अपना कुत्ता भी छोड़ देते हैं लेकिन छीना चपटी के चक्कर में वो चाकू स्टीव के हाथ में जाता है जो कि इनके कुत्ते को लग जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है। इससे वहाँ के हालात काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। वो दोनों कार की चाबी लेकर कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। फाइनली इन्हें अपनी कार भी मिल जाती है लेकिन वो बच्चे उनके पीछे ही पड़े हुए थे और जल्दबाजी के चक्कर में वो कार एक जगह पर फंस जाती है और वो सारे बच्चे मिलकर उस कार को तोड़ने लगते हैं। किसी तरह स्टीव उस कार को तरीके से संभाल कर बाहर निकाल लेता है। सामने का शीशा टूटा होने की वजह से वो आगे देख नहीं पाता जिस वजह से वो कार को ठोक देता है। जेनी को जरा सी भी चोट नहीं आई थी लेकिन स्टीव वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था। वो सभी लोग इन लोगों के अभी तक पीछे ही थे और वो जेनी को मदद लाने के लिए भेज देता है। जेनी जैसे कार के बाहर निकलती है वो सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिस वजह से जेनी को झाड़ियों में छुपना पड़ता है। वो बच्चे अब कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह जेनी जब कार के पास जाती है तो उसे वहाँ पर स्टीव नहीं मिलता लेकिन उस जगह पर काफी सारी खून की बूंदें पड़ी हुई थी। वो उन सभी निशानों का पीछा करने लगती है और कुछ ही दूरी पर
जाकर वो बच्चे उन्हें मिल जाते हैं। सभी ने स्टीव की काफी ज्यादा बुरी हालत कर रखी थी। उन्होंने उसे लोहे की फेंस से बांध रखा था और ब्रैड उसे टॉर्चर कर रहा था। हैरी ब्रैड को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्रैड उसे भी मारने की धमकी देता है। वो उसे चाकू देकर स्टीव की बॉडी पर एक जख्म मारने को कहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करता है और फिर ब्रैड बारी बारी से सब लोगों को उसको टॉर्चर करने को कहने लगता है और पेज इस सब चीज को रिकॉर्ड करने लगती है। कोई उसके पेट में चाकू मारता है और कोई तो उसके मुंह के अंदर ही चाकू चला देता है। वो बेचारा ये सब कुछ सह रहा होता है और उसे देख रही होती है जेनी स्टीव को बचाने के लिए अपने ब्लूटूथ से उसके फोन पर कनेक्ट कर देती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन ये चीज ब्रैड को पता चल जाती है और वो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। स्टीव किसी तरह से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वहां से निकलकर भाग जाता है। जेनी भी उस जगह से भाग चुकी थी और भागते भागते उसे एक जगह पर एक कैबिन दिखता है। उस कैबिन के अंदर एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था। उसका हाथ उस वॉकी टॉकी तक नहीं पहुंचता और जल्दबाजी के चक्कर में उस वॉकी टॉकी को वो तोड़ देती है। बाहर की तरफ वो सारे बच्चे भी उस जगह तक पहुंच चुके थे। जेनी बड़ी समझदारी से उस जगह पर ऊपर छुप जाती है। ब्रैड के पास रिकी का फोन आता है। वो बताता है कि स्टीव भी भाग चुका है। इधर स्टीव कार की तरफ पहुंच चुका था। स्टीव डिक्की के अंदर से फर्स्ट एड किट निकालने लगता है लेकिन तभी कार का अलार्म बजने लगता है। यहाँ उसका भांडा फूट चुका था। उन सभी लोगों को पता था कि स्टीव वहाँ पर मौजूद है। स्टीव उन सबसे बचते हुए आगे की तरफ भागने लगता है और किस्मत से उसे यहाँ पर जेनी मिल जाती है। वो उसे सहारा देते हुए किसी पुराने कैबिन के अंदर लेकर जाती है। वो उसे यहाँ पर फर्स्ट एड देने लगती है लेकिन उसके जख्म काफी ज्यादा गहरे थे और उसका खून भी बह चुका था। वो धीरे धीरे मर रहा था। वो यहाँ स्टीव को हौसला देने लगती है और तभी उसका हाथ उसकी जेब पर पड़ जाता है जिसके अंदर एक रिंग मौजूद थी और इसी से वो उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन वो बेचारा उसे कभी प्रपोज कर ही नहीं पाया और शायद अब कभी कर भी नहीं पाएगा। ब्रैड भी अब अपने साथियों के साथ उस कैबिन के अंदर पहुंच जाता है लेकिन उन्हें उस कैबिन के अंदर कोई नहीं मिलता क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर पानी के नीचे छुप गई थी। स्टीव अब बेहोश हो चुका था लेकिन जेनी उसे किसी तरह से संभाल कर रखती है और उन लोगों के जाने के बाद उसे किनारे पर लाकर लेटा देती है। स्टीव के अंदर काफी कम जान बाकी थी और अगर उसे मदद नहीं मिली तो वो यहीं पर मर जाएगा। जेनी उसे उस जगह पर छुपाकर खुद मदद लाने चली जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद जेनी को वहाँ पर टावर दिखाई देने लगते हैं और वो उन्हीं का पीछा करने लगती है लेकिन तभी उसका पैर एक नुकीली सी चीज पर पड़ जाता है और वो चीज उसके पैर के आर पार हो जाती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ब्रैड अब ये चीख सुनकर उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो किसी तरह से अपने आप को संभालती है। जेनी अब धीरे से जाकर पीछे की तरफ छुप जाती है। वो उस टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो टुकड़ा उसके पैर से नहीं निकलता, इसीलिए अब वो उसे पूरी तरह से आर पार करके निकालती है और इस बेचारी को अब रेंग रेंग कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है। वो उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगती है और वो उसे बाहर लेकर जाता है। एक जगह जाकर वो अचानक से रुक जाता है और अपने फोन में कुछ करने लगता है। जेनी उससे फोन मांगने लगती है लेकिन वो उसे नहीं देता जिस वजह से वो फोन छीन लेती है और इतनी देर में वहाँ पर ब्रैड भी पहुंच चुका था अपनी गैंग के साथ और उसे एडम ने ही बुलाया था। वो मारकर जेनी को बेहोश कर देते हैं। होश आने पर उसे पता चलता है कि उसे एक पेड़ के सहारे बांधा हुआ है और उसके आसपास काफी सारी लकड़ियां मौजूद है। पीछे मुड़ने पर उसे स्टीव दिखाई देता है जो कि अब मर चुका था और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रैड खुद था। ये सब मिलकर इन दोनों को जला रहे हैं। स्टीव तो मर चुका है लेकिन जेनी को वो जिंदा ही जला रहे हैं। चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने के बाद पेज यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। ब्रैड एडम को मजबूर कर देता है माचिस जलाने के लिए। एडम माचिस जलाकर स्टीव के ऊपर फेंक देता है। स्टीव की बॉडी यहाँ जेनी के सामने ही जल रही थी। वो उन लोगों से भीख मांगने लगती है लेकिन इन दोनों को देखकर वो सारे खुशियां मनाने लगते हैं। स्टीव को आग लगने के बाद उनकी रस्सियों के अंदर भी आग लग जाती है और यहाँ पर जेनी आजाद हो चुकी थी। ब्रैड अब जेनी को धमकी देता है कि अगर वो फटाफट वापस नहीं आई तो वो एडम को भी जला देंगे। इतना सुनकर जेनी वहीं पर रुक जाती है लेकिन इतनी ही देर में वो एडम को जिंदा जला देता है और जेनी वहाँ से फटाफट भाग जाती है। इस सब के बाद जेनी उस जंगल के बीच में पहुंच जाती है जहाँ पर उस जंगल का मैप मौजूद था। वो कांच तोड़कर उस मैप को बाहर निकाल लेती है लेकिन तभी उसे ब्रैड की आवाज आने लगती है। वहाँ पर एक डस्टबिन मौजूद था और वो उसके अंदर छुप जाती है। उस डस्टबिन के अंदर से काफी सारी बदबू आ रही थी क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कब का कचरा पड़ा हुआ था लेकिन जान बचाने के लिए जेनी को ऐसा करना पड़ा। वो वहाँ पर छुपकर बैठी रहती है और उनके जाने के बाद फटाफट बाहर आ जाती है। वो अपने हाथ के आसपास एक कपड़ा लपेट लेती है और उसके अंदर एक कांच का टुकड़ा फंसा लेती है और ये एक हथियार बन गया। वो अब कांच में अपनी हालत देख रही थी तभी वहाँ पर कूपर आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके गले के अंदर वो चाकू घुसा देती है और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। उसकी मौत का जेनी को भी काफी ज्यादा अफसोस था। देखते ही देखते अब रात हो चुकी थी और इन सभी लोगों को कूपर की लाश मिल चुकी थी।
उसका हाल देखकर हैरी काफी ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन ब्रैड उसे घर जाने नहीं देता। जब हैरी उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे काफी बुरी तरह से मारने लगता है और वो उसे तब तक मारता है कि जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। ये सब देखकर पेज भी वहाँ से भाग जाती है। इधर जेनी उस जंगल की बाउंड्री तक पहुंच जाती है और फाइनली उस जंगल से बाहर निकल जाती है। वहाँ उसे एक कार मिलती है और वो उस ड्राइवर से मदद मांगती है। वो उस कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन ड्राइवर उसे फिर से जंगल की ओर ही लेकर जा रहा था, क्योंकि उसका भाई जंगल में ही था और वो उसे जंगल में ही लेने जा रहा था। ये बंदा रिकी का भाई था। जेनी उसे मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो जेनी की बात नहीं मानता। अब वो जेनी को फिर से वहीं पर पहुंचा देता है। मौका देखकर जेनी उसकी कार घुमा देती है। रास्ते में उसके सामने अचानक से पेज आ जाती है, लेकिन वो रहम नहीं बख्शती और उसे भी उड़ा देती है। वो अब किसी तरह से टाउन में पहुंच जाती है, लेकिन उसका खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था और वहां जाने के बाद वो उस कार को ठोक देती है। उस जगह पर एक पार्टी हो रही थी। वो उसके अंदर घुसकर सभी लोगों से मदद मांगने लगती है। वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने आप को काफी सारे लोगों से घिरा हुआ पाती है। उसे पता चलता है कि वो ब्रैड के घर में ही है। ब्रैड अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि एक लड़की ने उसके सारे दोस्तों को मारकर वहाँ से भाग गई है। उन सभी लोगों की रिएक्शन देखकर जेनी समझ चुकी थी कि उसके साथ अब कुछ गलत होने वाला है। वो उन सभी लोगों को एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगती है, लेकिन वो सभी लोग उसकी बात नहीं मानते। वो फटाफट से बाथरूम में जाती है और खुद को अंदर ही लॉक कर लेती है। अंदर जाने के बाद वो बाहर की सारी बात सुनने लग जाती है और वो समझ चुकी थी कि ये लोग उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाहर ब्रैड भी खड़ा हुआ था। ब्रैड का डैड अब उसे ऊपर भेज देता है और ये सभी लोग जेनी को पकड़ लेते हैं। जेनी यहाँ पर सब कुछ सच बताने लगती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। सारे आदमी उठाकर उसे बाथरूम में लेकर चले जाते हैं और उस जगह से सिर्फ उसकी बाहर चीखें ही निकल रही थी। ऊपर की तरफ ब्रैड सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देता है और इस पूरी चीज से काफी शातिर तरीके से वो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी वजह से काफी लोगों की जिंदगियां खराब हो गई थी। लेकिन उसे इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।